हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आज मैंने मॉक टेस्ट दिया था। तो मॉक टेस्ट का देखो किस तरीके से एनालाइज कर रहा हूँ मैं अब लास्ट टाइम पे, क्योंकि मॉक टेस्ट देना ही ज़रूरी नहीं है, लास्ट टाइम पे उसको एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने पहले भी अपने वीडियो के अंदर आपको बताया था कि देखो लास्ट टाइम में लोग सब मतलब कि खूब सारे, मैं भी वीडियो देखता हूँ, मैं भी लोगों को, मैं भी टीचर्स को सुनता हूँ, सब बोलते हैं कि भैया लास्ट टाइम में जितने भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतने मॉक टेस्ट लगाओ। लेकिन मेरा इस चीज़ को फॉलो करना मतलब कुछ हद तक मैं फॉलो करता हूँ, कुछ हद तक नहीं करता, क्योंकि लास्ट टाइम पे देखो मॉक टेस्ट लगाना है तो मतलब अपने पास टाइम होना चाहिए, और लास्ट टाइम पे अपने पास सबसे ज़्यादा कमी रहती है ना, वो रहती है टाइम की। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ रहती है वो रहती है अपने पास में स्ट्रेस। तो भाई स्ट्रेस को तो कैसे कम करें और टाइम को कैसे बढ़ाएं, यही डाउट रहते हैं कि भैया मॉक टेस्ट हम लगाएं कि नहीं लगाएं लास्ट टाइम पे, और लगाएं तो कितने मॉक टेस्ट लगाएं, कितने दिन में लगाएं, कि मतलब डेली मॉक टेस्ट लगा लें या कि दिन में 2 बार मॉक टेस्ट लगाएं, कि भैया आप किस तरीके से लगाते हो। तो गाइस, मैंने पहले भी आपको बताया कि देखो मैं 2 दिन के अंदर, लास्ट टाइम अब जो अपने 15 दिन बचे हैं यहाँ पे, हर 2 दिन के अंदर मैं मॉक टेस्ट दे देता हूँ। फुल लेंथ का मॉक टेस्ट प्रॉपर टाइम के साथ में मॉक टेस्ट देता हूँ, और उसको एनालाइज भी उसी तरीके से करता हूँ कि मतलब 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर मेरा प्रॉपर एनालाइज हो जाता है। देखो मैं तो रीजनिंग के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, मुश्किल से 2 से 3 सवाल ऐसे होते हैं जिसमें स्टक हो जाता हूँ। स्टक का मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। और देखो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मैंने अपने वीडियोस के अंदर पहले भी आपको बता रखा है कि मैं किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करता हूँ, और मैं OMR भरने के लिए भी मतलब क्या टाइम, क्या किस तरीके से मैनेज करूँगा वहाँ पर। तो आज जो मॉक टेस्ट दिया था तो उसके अंदर देखो स्कोर रहा मेरा 217। ठीक है, अभी लास्ट टाइम के अंदर ये स्कोर 300 में से 217 मैं मानता हूँ कि सही है, क्योंकि यार लास्ट टाइम पे स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा तो अगर यही स्कोर मेरा मेंटेन रहता है तो मैं मानता हूँ कि सही है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे स्ट्रेस का लेवल बहुत ही ज़्यादा चला जाता है, और नेगेटिव मार्क्स आने की, मतलब नेगेटिव जाने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो देखो अभी के एग्जाम के अंदर मतलब जो पटवारी है ना, तो अपन को बेसिक क्या है कि फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए लास्ट टाइम पे। देखो एक तो 2 दिन के अंदर अपन को हर मतलब मॉक टेस्ट देना ही देना चाहिए। मॉक टेस्ट से क्या है कि अपन क्या मिस्टेक कर रहे हैं स्ट्रेस के साथ में, ये अपन को क्लियर हो जाता है। कि मतलब मॉक टेस्ट देना बंद कर दोगे तो बहुत सारी चीज़ें गलत होने लग जाती है, गलत वे के अंदर जाने लग जाती है, क्योंकि अपन चीज़ों को याद करके पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, लेकिन उनको अप्लाई कैसे करना है, कि मतलब भाई अब स्ट्रेस में आ चुके हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक कर भी रही है कि नहीं कर रही, ये टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर ये अपन टेस्टिंग करते जा रहे प्रॉपर, देखो मॉक टेस्ट अपन ने पहले भी दिए, लेकिन भाई 1 महीने पहले जो मॉक टेस्ट दिए थे ना, वहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं था, बिल्कुल भी 1% स्ट्रेस नहीं था। वहाँ पे अपन चिल होके फ्री माइंड से मॉक टेस्ट देते थे बढ़िया, कि भाई अभी बहुत टाइम है, मेरे गलत भी जाएंगे ना तो भी मैं चीज़ों को सीख लूँगा। लेकिन लास्ट टाइम पे जो मॉक टेस्ट देते हैं ना, वहाँ ये है कि भाई अब गलत जाएंगे ना तो अब डर है मन के अंदर कि भाई अब नहीं सीख पाऊंगा मैं, अब टाइम नहीं दे पाऊंगा, अब अगर गलत गया तो दिमाग के अंदर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि देखो ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे तो ये स्ट्रेस बढ़ जाएगा ना, तो गलत वे के अंदर आपको ले जाएगा और फिर वहाँ से सिलेक्शन से दूर चले जाते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ का सही फ़ायदा उठाना है तो हर 2 दिन के अंदर मॉक टेस्ट देंगे तो अपन ने जो चीज़ें पढ़ी है कि मतलब स्ट्रेस के साथ में कैसी चीज़ें क्लिक कर रही है अपने माइंड के अंदर, वो अपन को पता लग जाएगा, और अपन स्ट्रेस में किस टाइप की गलतियाँ कर रहे हैं ना, ये भी अपन को क्लियर हो जाएगा। तो वही इसीलिए हर 2 दिन के अंदर मैं मॉक टेस्ट को प्रीफर करता हूँ। और स्कोर देखो 217, 218, 220, पहले जो शुरुआत में स्कोर आता था 195 उत्कर्ष पे, वो बढ़ते बढ़ते 220, 230 तक भी गया हुआ है। अब जैसे जैसे 217, 218 जाता है, आते जा रहा है, क्योंकि अब यार करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहा हूँ, तो करंट अफेयर्स के भी खूब सारे मतलब पढ़ते ही है डेली डेली। अब क्या रूटीन रहता है कि मतलब कि जो सब्जेक्ट मेरा तो ये कि राखी तक है ना, जो सब्जेक्ट मेरे वीक है, सब्जेक्ट तो कोई वीक रहता नहीं है, देखो जो भी टॉपिक्स मेरे वीक है ना, मैं उन पे फोकस कर रहा हूँ, उन पे काम कर रहा हूँ, कि मतलब इनको कैसे भी करके इनको स्ट्रॉन्ग बना लूँ, इनको रट लूँ कैसे भी करके, मतलब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक से, कि जो खूब सारे टॉपिक है ऐसे कि भाई जहाँ से मतलब डर रहता है कि यार यहाँ से थोड़ा याद नहीं है चीज़ें, या फिर थोड़ी मिक्स हो जाती है चीज़ें, तो उनकी क्या है कि खुद के बना लिए नोट्स, उनको पढ़ लिए कि, और उनमें देख लिए कि किस मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं पे ज़्यादा वर्क करना, ज़्यादा 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 उन पे पढ़ाई करनी, मतलब उन्हीं को रिवाइज करना, उन्हीं को रिकॉल करना। ठीक है, क्योंकि और अगर ये 7 अगस्त मतलब 9 राखी से पहले कर लेता हूँ मैं 9 अगस्त तक, तो फिर उसके बाद में भाई सिर्फ रिवीजन, और फिर तो क्या है कि मैं लास्ट में मतलब एक मॉक टेस्ट भी दे लूँगा, क्योंकि यार एक बार रिवाइज हो जाता है ना, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर क्वेश्चन सही आएंगे। फिर मॉक में गलत भी जाते हैं तो भाई वो क्वेश्चन होते हैं जो यार सबके लिए नए हैं, वो अपन ने नहीं देखे, अपन ने नहीं मिले कभी। तो गाइज मेरा तो यही मानना है कि यार हर 2 दिन के अंदर अगर अपन मॉक टेस्ट देते हैं ना तो सही रहता है, क्योंकि अभी यार रिवीजन भी करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है। रिवीजन को टाइम नहीं दे पाएंगे ना अपन, तो यार फिर चीज़ें गलत वे के अंदर चली जाती है। और रिवीजन का मतलब ऐसा है कि यार अब सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके रिवाइज करना है,
ये रहता है सारे सब्जेक्ट को एक साथ, लेकिन भाई सारे सब्जेक्ट को एक साथ कोई रिवाइज़ नहीं कर पाता। आप पूरे दिन के अंदर सोचोगे ना कि यार मैं हिंदी भी रिवाइज़ कर लूँ, इंग्लिश भी रिवाइज़ कर लूँ, कंप्यूटर भी रिवाइज़ कर लूँ, राजस्थान जीके भी, इंडिया जीके भी, पॉलिटी भी, साइंस भी, करंट अफेयर्स भी, तो भाई ये 7 चीज़ें ना, अब आप देखोगे भैया कहाँ हो गई 7 चीज़ें, सब्जेक्ट तो 5 ही है, तो भाई सब डिवाइड करो। ज्योग्राफी खुद ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, वीडियो के अंदर भाई सबके लिए सब पढ़ रहे हैं। देखो यार पॉलिटी देख लो आप, इंडिया की, राजस्थान की, हिस्ट्री देख लो, तो भाई सब टॉपिक्स और मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यार इनको रिवाइज करना एक साथ तो पॉसिबल होता ही नहीं है। तो बस एक दिमाग के अंदर से यही स्ट्रेस तो निकाल दो कि यार एक साथ रिवाइज करने, एक साथ रिवाइज होंगे भी नहीं और करने भी नहीं। अपन को क्या रिवाइज करना है, सुबह उठते ही सबसे पहले लिख लो भाई आज ये सब्जेक्ट, 4 ये सब्जेक्ट के कि मतलब ज्योग्राफी रिवाइज करनी है, हिस्ट्री रिवाइज करनी है, क्या रिवाइज करना है ये रिवाइज कर लो। इनके क्वेश्चन से जरूर लगाने भाई, लास्ट टाइम पे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना वो फायदा देंगे आपको। वो चीज़ें क्या है कि एकदम याद हो जाती है भाई। अगर कोई भी टॉपिक अभी पढ़ के आप अभी क्वेश्चन लगाओगे ना, मस्त एक तो मज़ा आती है क्वेश्चन करने में, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लास्ट टाइम पे क्या है कि अपन चीज़ें जल्दी पढ़ते हैं, एक तो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि एग्जाम से जो पहले वाली रात होती है वहाँ पे अपन कैसे पूरे सब्जेक्ट को पढ़ के चले जाते हैं, और उससे पहले अपन एक एक चैप्टर पढ़ते थे एक दिन में। शुरुआत जब स्टार्ट करते थे सब चैप्टर के भी एक एक टॉपिक पढ़ते थे, फिर एक चैप्टर होता था, फिर चैप्टर रिवाइज करते थे। लेकिन जब एग्जाम से पहले वाली पूरा सब्जेक्ट ही हो जाता है कि हाँ अब हो गया अपना। तो भाई यही है कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आते जा रहे हैं कि भाई अभी क्या है कि आप ऐसे मत सोचो कि सारे सब्जेक्टों को एक साथ, भाई सब्जेक्ट वाइज चलो। लास्ट तक भी अपन को सब्जेक्ट वाइज ही चलना है कि ये सब्जेक्ट कर लिया, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, फिर ये सब्जेक्ट कर लिया, फिर इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, फिर ये सब्जेक्ट, फिर इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। सीक्वेंस क्या रहना चाहिए कि एग्जाम के अंदर भैया किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस रहना चाहिए, ये भी एक बता दूँ। तो देखो मेरा सीक्वेंस तो क्या रहेगा कि सबसे पहले तो मैं क्या है कि अपने जो थ्योरेटिकल है ना, जो भी चीज़ें याद रखने वाली है ना, वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। उसमें क्या आता है भैया, हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेज सब्जेक्ट जो भी है भाई, अपने पारिभाषिक शब्दावली हो गई, सिनोनियम्स एंटोनियम्स हो गए, जो भी है अपने इंडिया जी के, राजस्थान जी के, मतलब पूरा इंडिया जी के वाला पोर्शन, पूरा राजस्थान मतलब जी के वाला पूरा पोर्शन, करंट वाला पूरा पोर्शन, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वाले अपने सब्जेक्ट और एक कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट में पहले कंप्लीट मतलब पेपर के अंदर देखते ही शूट एंड साइट वो वाले करूँगा। मतलब कि देखते मेरे को जो आते हैं क्लिक करते फटाफट टिक करके आगे बढ़ूँगा। बाकी फिर अपना क्या बचता है भैया, फिर इसके बाद में अपना बचता है मैथ और रीजनिंग। भाई मैं तो अब इसके बाद में क्या है कि ये होने के बाद में ही मैं OMR फिल कर लूँगा एक बार, क्योंकि रिस्क नहीं लेना। ई ऑप्शन भी भरना है, वो 10 मिनट ई ऑप्शन के लिए ये कि आपके 5 सवाल रह गए तो 5 सवाल में ई ऑप्शन भर दीजिए। रिस्क नहीं लेना कि ई ऑप्शन अगर 10 भी छूट जाते हैं आपके ब्लैंक, तो भाई कॉपी चेक ही नहीं होगी, तो ये करना ही नहीं। तो भाई फिर इसके बाद में ये हो ही जाएंगे, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे 38 और 30, और अपने इसके आएंगे 15 क्वेश्चन और इसके आएंगे अपने 22 क्वेश्चन। तो भाई लगभग बहुत तगड़ा मामला है, 45 क्वेश्चन की बचेंगे। तो मैथ की क्वेश्चन तो अब ये नहीं है कि यार मैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। अगर मैं फर्स्ट पारी के अंदर पेपर को अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं ना, क्लिक हो रहे फटाफट, तो मैं करता जाऊँगा। ये नहीं है कि यार उनको छोड़ दूँगा, या मैथ और रीजनिंग में अभी पहले ये वाला पोर्शन कर लूँगा फिर इसके बाद में आऊँगा फिर मैथ और रीजनिंग को प्रॉपर टाइम दूँगा। तो भाई ये भी नहीं करूँगा कि जो क्वेश्चन अपन को आ रहे हैं ना फर्स्ट टाइम में वो करते करते चला जाऊँगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग में जो 1 मिनट से पहले हो जाती है, 1 मिनट 1.5 मिनट टाइम दूँगा उनको, वो फिर उसके बाद में मैं भाई प्रॉपर जो बच गए दूसरे पारी के अंदर की राजस्थान जीके के भी, इन लैंग्वेज सब्जेक्ट के भी ये और रीजनिंग के वो क्वेश्चन को टाइम दूंगा। लास्ट में फिर जो मैथ के कुछ क्वेश्चन आएंगे भाई पक्का 100% 2 से 3 सवाल तो ऐसे आएंगे। आप लोगों के लिए भी एक सवाल था भाई, बहुत ही सिंपल था, पिछली बार पटवारी में आया भी था। तो भाई मैंने आपको दे दिया कि जैसे कि प्रिंसिपल दे दिया 8000, टाइम दे दिया 3 साल के लिए, आपको निकालनी है रेट, और मैं आपको दे देता हूँ एक मैंने आपको दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया मैंने आपको 1261, ठीक है। तो अब आपको रेट निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दिया, प्रिंसिपल भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, रेट निकालनी है। अभी क्वेश्चन क्या है कि होने में तो बहुत ही आसान तरीका है, इसको 2 बार सुनना और फिर इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताना। देखता हूँ कितने बच्चे मेरे वीडियो को देखते हैं और कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो इस टाइप के सवाल आ जाते हैं ना, तो इनमें क्या लगता है अब आप खुद बताना कि भैया टाइम लगता है कि नहीं लगता, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि आसान तो हैं, बहुत आसान है। अब भाई जिसको क्लिक हो गया ना उसके लिए तो बहुत आसान, जिसको क्लिक नहीं हुआ उसके लिए क्या है और वो किस तरीके से करेगा। भैया मैं तो फॉर्मूला पढ़ के बैठा हूँ बस एक, कि भैया मेरे को अमाउंट का फॉर्मूला पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 की पावर T। मैं तो इसको पढ़ के बैठा हूँ, तो भाई आप इसको पढ़ के बैठो कोई बात नहीं, लेकिन आप अप्लाई करो इसको, जब सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा। तो भाई मतलब कि ये है कि यार कुछ क्वेश्चन जो अपन को स्टक करते हैं ना, उन पे नहीं अटकना, अपन को आगे बढ़ना है। सारे क्वेश्चन 150 में से 150 अटेम्प्ट नहीं करके आऊँगा, पहले ही मन के अंदर ये रख के जा रहा हूँ मैं। तो लोग तो ये करके जाते हैं कि मैं पूरे अटेम्प्ट करके जाऊँगा, मैं तो ये दृढ़ निश्चय करके 150 नहीं करके आना है।
कि कहीं खुशी खुशी में मैं वहाँ पे पेपर को ऐसे देख के कि यार सब कुछ आता है और मैं लगा दूँ 150, क्योंकि 150 लगाने का मतलब है 100% नेगेटिव जाना। अब नेगेटिव जाने का मतलब ये नहीं है कि मेरे माइनस में नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव जाने का मतलब है कि भाई मेरे सवाल गलत होंगे पक्का, कुछ ना कुछ सवाल तो मेरे गलत होंगे और वो पॉजिटिव सवालों को भी इफेक्ट करते हैं। नेगेटिव मार्किंग यही सबसे बड़ी खराबी है और ये अपन को सिलेक्शन से थोड़ा सा दूर ले जाती है। अब मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा दूर की भी है, थोड़ा सा दूर कैसे, कि भाई देखो थोड़ा सा दूर ऐसे ले जाती है कि सिलेक्शन से जो बच्चा पढ़ के जाता है ना, वो नेगेटिव की वजह से 1 या 2 नंबरों से पीछे रहता है, तो ये थोड़ा सा दूर ले जाता है। यही था, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, और थोड़ी मैंने देखो अपनी जो बातें वो शेयर करी है, कोई ज्ञान व्यान की बातें तो करी नहीं है मैंने, या फिर कुछ ज्ञान दिया हो तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जो नॉर्मल बातें जो मेरे को लगता है कि यार आप लोगों को बता देना चाहिए, ठीक है, साथ में तैयारी कर रहे हैं तो वही बातें। तो अगर आपको देखो ये बातें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक तो चैनल के फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर चाहिए अपन को, ठीक है, कुछ तो हो ही चुके हैं, बस 22-23 सब्सक्राइबर बच रहे हैं। तो गाइस आप लोगों के इतने ढेर सारे प्यार से इतने सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, तो थोड़े बहुत और हैं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए गाइस, ये आप लोगों के लिए ही वीडियो है, ठीक है। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइस।